तो ये आरक्षण है क्या? तो आज़ादी के पहले आरक्षण उल्टा था। उल्टा यानी जिनके पास संपत्ति थी, ग्रेजुएट की डिग्री थी, वही लोग वोट दे सकते थे, उनको ही वोट का अधिकार था। तो आरक्षण का मतलब था कि जो जातियां अपनी जाति के कारण पिछड़ी हुई हैं, उनको एक एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक आरक्षण देकर उनको सामने लाने की कोशिश की जाए। ऊपर से कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ था, पूरा आरक्षण जो है वो 50% के ऊपर नहीं जा सकता, पर कई राज्यों ने इसको उल्लंघन करके 50 से ऊपर भी परसेंटेज इसको ले गए। और इसीलिए फिर पिछले 8-10 साल से एक बात चल रही है, जातिगत जनगणना। क्या मतलब है इसका? जैसे है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण के सिवा दूसरी एक चीज होती है, उसको कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। बाबा साहब ने कहा था 10 साल में अगर हम आरक्षण करेंगे तो समस्याएं हल हो गई। दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे आरक्षण की, रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन, आरक्षण, ये भारत की नीतियों में एक बहुत बड़ा भाग रहा है और इसके कारण आज कुछ समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। समाज के बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनको आरक्षण नहीं है और उनको लगता है कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है पर आरक्षण के कारण भी उनकी पूरी समस्याएं हल नहीं होती। तो आरक्षण है क्या? वैसे हम देखें तो आज़ादी के पहले आरक्षण उल्टा था। उल्टा यानी जिनके पास संपत्ति थी, ग्रेजुएट की डिग्री थी, वही लोग वोट दे सकते थे, उनको ही वोट का अधिकार था। और जब हमारा संविधान बना तब बाबा साहब ने और पूरी जो कमेटियाँ थी, क्योंकि संविधान की बहुत सारी कमेटियाँ थी, बाबा साहब ने उसको फाइनल टच दिया। तो बाबा साहब और पूरा जो संविधान आया उसमें समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए एक आरक्षण की सुविधा रखी गई। जैसे इसमें दलितों के लिए और दूसरी तरफ आदिवासियों के लिए ये आरक्षण का प्रावधान शुरू में था। बाद में 1990 में मंडल कमीशन लाया गया और मंडल कमीशन में जो आरक्षण रखा गया वो 27% आरक्षण ये अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए रखा गया। तो ये पहले 15%, फिर 7%, फिर ये 27% मिला के ऑलरेडी काफ़ी एक बड़ी संख्या हो गई। दक्षिण के कई राज्यों ने अपनी मर्जी से अपनी नीतियों के कारण इन आरक्षणों को लागू किया। अब आरक्षण का जो एक रिव्यू करना चाहिए था, बाबा साहब ने कहा था 10 साल में अगर हम आरक्षण करेंगे तो समस्याएं हल हो गई। और मंडल कमीशन तो 1990 में आया और दूसरी आरक्षण की प्रक्रिया समाज में शुरू से ही लागू हो गई। और समाज में शुरू से लागू होने के बावजूद आरक्षण को इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए बहुत सारी समस्याएं थी। उसको ठीक से लागू नहीं किया गया। कई लोग जो इसके लायक थे वो कई कारणों से, टेक्निकल कारणों से, प्रशासकीय कारणों से इससे बाहर रहे। पर फिर भी मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि आदिवासी और दलित समाज का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा, उन्हें काफ़ी इसकी सुविधाएं मिली। दूसरी तरफ 1990 के बाद से जब मंडल कमीशन आया तो उसके बाद बहुत सारे ओबीसी तबकों को भी इसमें सुविधा मिली। और इसमें मंडल कमीशन में मुख्य बात ये थी कि अदर बैकवर्ड कास्ट, इसको इवेल्युएट करने के लिए, इसका जजमेंट करने के लिए कुछ क्राइटेरियन बनाई गई कि आपके गांव में स्कूल कितना दूर है, बाज़ार कितना दूर है, और आपके घर की बाकी जो चीज़ें हैं, महंगाई, दूसरी चीज़ों को रखकर ये किया गया। क्योंकि भारत में सदियों से यहाँ वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, और ये जाति व्यवस्था के कारण कुछ जातियाँ समाज में पहले से पिछड़ी हुई थी। तो आरक्षण का मतलब था कि जो जातियां अपनी जाति के कारण पिछड़ी हुई हैं, उनको एक एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक आरक्षण देकर उनको सामने लाने की कोशिश की जाए। और यही बात जो आज़ादी के आंदोलन के पहले नहीं थी वो इसमें लाई गई। दूसरी तरफ से एक और आरक्षण का सवाल था, वो था मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए आरक्षण का पूरा विरोध किया गया और ये कहीं भी नहीं आया। अभी कुछ दक्षिण के राज्यों में आरक्षण आया तो भी उसका भी बहुत बड़ा भयंकर विरोध हुआ, तो वो आरक्षण की नीति पूरे से लागू नहीं हुई। अभी पिछले 2-3 साल से बहुत सारी जो बड़ी जिनको ताकतवर कम्युनिटीज़ कहा जाता है, 2-3 साल से नहीं, करीब पिछले 2 दशक से ये प्रक्रिया चालू है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा, फिर दूसरी जगहों पे, कई जगहों पे जाट,
और इस प्रकार की जो मध्यम वर्ग की जातियाँ हैं, जो आरक्षण के दायरे से बाहर हैं, उन्होंने भी कहना शुरू किया कि हमारी सामाजिक परिस्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है, हम नौकरियों के और शिक्षा के दायरे से बाहर हैं, हमें भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए थी। ऊपर से कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ था कि पूरा आरक्षण जो है वो 50% के ऊपर नहीं जा सकता, पर कई राज्यों ने इसको उल्लंघन करके 50 से ऊपर भी परसेंटेज जो इसको ले गए। अब सवाल ये उठता है कि अभी जो कई शक्तिशाली जातियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठा, पंजाब में जाट, राजस्थान में और दूसरी इस प्रकार की जातियों ने ये महसूस किया है कि सामाजिक विकास के क्षेत्र में वो काफ़ी पिछड़ रहे हैं। और ये बात सच भी है, क्योंकि हमारे विकास का जो मॉडल है, हमारे विकास के मॉडल में जिसको कहते हैं अंग्रेजी में द साइज ऑफ द केक, पूरा जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसमें कमी है, मतलब जो मात्रा की कमी है। तो आप बांटेंगे तो कुछ लोगों तो इससे वंचित रह जाएंगे, और ये बात निश्चित है कि हमारे समाज की बाकी चीज़ों में इनको उचित स्थान न मिलने से कई बड़ी बड़ी जातियां भी इसमें पिछड़ गई। और इसीलिए फिर पिछले 8-10 साल से एक बात चल रही है, जातिगत जनगणना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक सेंसस किया जाए जिसमें जातियों का परसेंटेज निकाला जाए, कौन सी जाति कितनी है। और इसका कारण ये है, इसके पीछे की भावना ये है कि हमें तो बहुत दिन से पता ही नहीं है कि जातियों का सामाजिक समीकरण, सामाजिक प्रतिनिधित्व, उनका परसेंटेज समाज में कितना है। क्योंकि मंडल कमीशन भी जो लाया गया था वो भी पुराने सेंसस पे लाया गया था, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण वो भी बहुत पुराने इससे आया गया। तो पिछले 60-70 साल में जो परिवर्तन हुए हैं वो हम नहीं जानते। इसलिए अगर आप देखेंगे तो पिछले चुनाव में खास तौर से राहुल गांधी ने इस जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था, और उसका कारण ये था कि इनके परसेंटेज के हिसाब से उनको समाज में नौकरियां मिलनी चाहिए। जैसे है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। तो ये बात अभी हवा में तैर रही है। पिछले चुनाव में ये इसका काफ़ी उपयोग हुआ, और इसको अभी किस प्रकार से निर्णय पे लाया जाए, ये जातिगत जनगणना के सिवा ये हो नहीं सकता। तो जब तक जातिगत जनगणना ईमानदारी से ना हो, उसको पूरी तरह से समझा ना जाए, ये नीतियों को लागू करने में या बदलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी बात यहाँ मैं बता रहा हूँ, एक आरक्षण के सिवा दूसरी एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर के आधार पर नीति। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी ये क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर की सुविधाओं का मतलब ये है कि अगर आपके सामने दो उम्मीदवार, दो कैंडिडेट हैं, एक उसमें सवर्ण है, एक दलित है, दोनों की परसेंटेज जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं बराबर हैं, दोनों की योग्यता बराबर है, अनुभव बराबर है, तो उसमें आप बाकी चीज़ें बराबर हैं, तो आप केवल दलित को उस नौकरी पर लेंगे। उसमें मैं और भी जोड़ दूंगा कि जैसे एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों की क्वालिफ़िकेशंस, एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस बराबर है, तो आपने लड़की को प्रेफर करना चाहिए। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की मुख्य बात ये है कि ये समाज में एक ऐसी कोशिश है जिसमें सरकार की तरफ से कोशिश की जाए कि समाज में सब लोगों में एक प्रकार की समता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि समाज में जो आज विषमता फैल रही है, ये भी बात बता दूँ यहाँ कि आज समाज में विषमता बहुत फैल रही है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो कमज़ोर तबके हैं उनका समाज की नौकरियों में उनका स्थान काफ़ी कम है, शिक्षा स्थानों में कम है। तो ये बात ज़रूरी है कि हमें आरक्षण तो चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन भी चाहिए, जो बाकी चीज़ों को देखकर इसको लाया जाए। वास्तव में अमेरिका में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन यही सबसे ज़्यादा असरदार होता है, उसमें दूसरे प्रकार का आरक्षण वहाँ नहीं है। पर भारत एक बहुत बड़ा विविधतापूर्ण देश है, और इसमें बहुत सालों से ये जो हमारे यहाँ वर्ण और जाति की व्यवस्था थी, उसको एक्चुअली हम कह सकते हैं उल्टा आरक्षण। उल्टा आरक्षण यानी उन लोगों के लिए आरक्षण था जो सवर्ण थे, जो ऊंची जातियों के थे, ज़्यादातर नौकरियां
उनके लिए आरक्षित थी। आज भी अगर हम देखें तो हमारी बड़े-बड़े संस्थान जो हैं और बड़े-बड़े मीडिया संस्थान भी हैं, उनमें भी ज़्यादातर अपर कास्ट, ऊँची जाति के सवर्ण, संभ्रांत लोगों का ही दबदबा ज़्यादा है। तो अगर हमको समाज में बराबरी लाना है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा आरक्षण आना चाहिए, जिसमें जो जातियाँ सदियों से पिछड़ी हुई थी, उन जातियों को भी बराबरी का अवसर मिले और समाज के विकास में और उनके खुद के जीवन यापन में वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस बात को गहराई से सोचेंगे। ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दे के आधार पे हमें समाज को ये चीज़ देना चाहिए कि आरक्षण का रेशियो क्या हो। और जो जातियाँ क्लेम करती हैं कि हम काफ़ी पिछड़ रही हैं, तो इसमें भी जैसे मंडल कमीशन ने सर्वे किया था और मंडल कमीशन के सर्वे में उन्होंने सब चीज़ें देखी थी, आर्थिक परिस्थिति, स्कूल से दूरी, उत्पादन के साधनों से दूरी, खेती कितनी है, तो ये सब देखकर ही हम आगे के आरक्षण की नीतियाँ बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस बात को गहराई से सोचेंगे और आने वाले समय में एक ऐसी नीति को लगाएँगे, जिससे समाज के सभी वर्गों का भला हो। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।